हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ KRM साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे। आपको हम ये बता दें कि हम इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मतलब ये कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है। मतलब ज़्यादातर जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर बैक्टीरियाज ही पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ही सोल मेंबर है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये हर जगह पाया जाता है। अबंडेंट का मतलब होता है कि ये हर जगह पाया जाता है। और एक तो माइक्रो है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब एवरीवेयर का मतलब ये है कि आपको हर जगह मिलेगा। आई थिंक आपके हाथ पर, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर, आपके फ़ोन पर, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हर जगह एक तो पाए जाते हैं और ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह लेते हैं। चाहे बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी, या जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया। ठीक है, जो बिल्कुल खौलते हुए झरने नहीं होते हैं पानी के, वहाँ पर, या डेजर्ट में। ठीक है, स्नो, बर्फीली जगहों पर, और डीप ओशियन में भी रह लेते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। और इनकी बहुत सारी लाइफ फॉर्म सर्वाइव करती हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। ये कहने का मतलब है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये या तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहना पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, होस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और बॉडी के ऊपर भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को जो है ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरीज के अंदर। वो ग्रुप कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और किसके आधार पर इनको 4 ग्रुप में रखा गया है? उनके शेप के आधार पर, कि वो किस तरह से दिखते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से दिख रहे हैं, उसके आधार पर इन्हीं बैक्टीरियाज को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं। फिर क्या है कि द स्फेरिकल कोकस, पहले किस में किया गया है? स्फेरिकल कोकस है। अगर प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, तो वहाँ कोकाई हो जाएगा। ठीक है, द रॉड शेप्ड बैसिलस, एक है तो बैसिलस, और अगर बहुत सारे हैं रॉड शेप्ड के तो वहाँ पर हो जाएगा बैसिलाई। द कॉमा शेप्ड विब्रियम, अगर एक है तो विब्रियम हो जाएगा, और बहुत सारे हैं तो प्लूरल के लिए विब्रियो। एंड द स्पाइरल शेप स्पाइरलियम, और बहुत सारे हैं तो स्पाइरला। ठीक है, अब हम ये देखते हैं फिगर 2.1 में कि जो चीज़ बताई जा रही है कि सेम वैसे ही है। तो ये कोकाई हैं। अगर एक होता तो हम कोकस कहते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे कोकाई कहा जा रहा है। बैसिलाई कहा जा रहा है, एक होता तो हम बैसिलस कहते हैं, यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए हम इसको बैसिलाई कह रहे हैं। ठीक है, और इस पे स्पैरिला, बहुत सारे इसलिए स्पैरेला, और अगर एक होता तो स्पैरिलम। और ये जो स्पैरिला होता है इसमें जो है फ्लैजुला भी होता है फॉर द मूवमेंट, जो कि मूवमेंट में इनको हेल्प करता है। और कॉमा शेप्ड होते हैं, ये देखिए कॉमा शेप्ड है तो इसलिए इसको विब्रियो कहा जा रहा है, नहीं तो इनको विब्रियम कहा जाता अगर एक होता। ओके, तो बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, ये हमने देख लिया है कि जो बैक्टीरियाज के 4 शेप्स होते हैं और उनके आधार पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। मतलब ये कहने का है कि हाँ, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट क्या होता है कि इनका जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जितने ये दिखते हैं साधारण सिंपल उतने ये हैं नहीं। सिर्फ देखने में ही इतने अच्छे और इतने सिंपल लगते हैं, पर ये उतने ही ये हार्मफुल है और उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है? कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर हम इनको कंपेयर करें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो बैक्टीरिया आर
बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर हम इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हम कि बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इनकी डाइवर्सिटी है मेटाबॉलिक की, ठीक है। फिर सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सबस्ट्रेट्स, मतलब ये कहने का है कि ये अपना खाना खुद भी बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ऑटोसिंथेटिक होते हैं और वो भी किससे बनाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है और इनऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट होता है उससे ही बनाते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये कहने का है ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब ये अपना खाना जो बना सकते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक के थ्रू बना सकते हैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं। या तो ये कीमोसिंथेटिक होंगे, जो केमिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर्स, तो उसके थ्रू ये अपना खाना बना सकते हैं। ओके, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, बहुत सारी वैरायटी जो मेजॉरिटी होती है बैक्टीरिया की वो बहुत बड़ी है, वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स, मतलब बैक्टीरिया में बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। दैट इज़, मतलब कहने का ये है कि वो हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, तो दैट इज़ दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो भी दूसरा कौन होगा, वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, और यहाँ तक कि ये डेड मैटर पे भी मतलब डिपेंड होते हैं। अगर डेड फूड कहीं पर है, डेड मैटर है, तो वो ये उस पर भी डिपेंड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे दो बैक्टीरिया आते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। यस, एक आर्की बैक्टीरिया आता है, एक यू बैक्टीरिया आता है। किंगडम मोनेरा दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए हम पहला जानते हैं कि आर्की बैक्टीरियाज होते क्या हैं। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब ये जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्श हैबिटेट में रहते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। वो कैसा हार्श हैबिटेट हो सकता है, मतलब कि एक्सट्रीम सॉल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट जहाँ पर पाया जाता है वो एरियाज़ में भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। या तो वो हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग में अगर होंगे तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और या वो मार्शी एरियाज़ में होंगे जहाँ मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरियाज से, इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल, मतलब उनके पास जो सेल वॉल होती है वो भी डिफरेंस होती है, इसीलिए जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो डिफर होते हैं दूसरे बैक्टीरियाज से। एंड इट्स फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और इसी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। अगर इनके पास डिफरेंट सेल वॉल नहीं होती तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में या एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में। इनके पास जो सेल वॉल होती है वही इनको प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सट्रीम हैबिटेट में, जिसकी वजह से ये वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, इसीलिए डिफरेंट है ये नॉर्मल बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट, जो मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये गट में प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसके अंदर, ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बुफेलोज, ये उन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बुफेलोज हो गया और काउज हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो कि प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ का, मीथेन का, जो कि एक बायोगैस है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, जो कि इनके जो एनिमल्स का डंग होता है उससे ही मीथेन जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हमने ये तो जान लिया कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जो होता है
यूबैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया। मतलब जो यूबैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। मतलब इनको एक ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, मतलब सच में ये एक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। और ये किसके कैरेक्टर पे बताया जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत ही रिजिड होती है। ओके, फिर क्या है कि एंड मोटाइल आ इफ मोटाइल आ फ्लैजिलम, अगर वो मोटाइल है तो उनके पास फ्लैजिला होगा, और वो क्या है द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ऑल्सो रिफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको हम और क्या चीज़ कहते हैं, तो वो हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। हैव क्लोरोफिल ए, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। सिमिलरली ग्रीन प्लांट, जैसे कि सिमिलरली किससे होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल से बने होते हैं, और जो कॉलोनियल का मतलब है उसका मतलब ये है कि ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज एक साथ रहते हैं। ओके, फिर क्या कहा जा रहा है कि और फिलामेंटस, और हो सकता है कि ये फिलामेंटस हो, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे, जैसे कि यहाँ दो दो एक साथ है तो इसके साथ एक और ऐसे करके फिलामेंट में भी लंबा स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, और ये मैराइन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी जैसे। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। जो कॉलोनीज होती हैं वो किससे सराउंडेड रहती हैं, उनके पास एक जिलेटिनस शीथ होती है, जैसे कि ये कॉलोनीज में है। ये फिलामेंटस है, देखिए एक के बाद एक के बाद एक ये रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, फिलामेंट लाइक है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है। और क्या कहा जा रहा है कि जो कॉलोनीज में रहते हैं फिलामेंटस जो होते हैं उनके पास एक जिलेटिनस शीथ सराउंडिंग में होती है। तो ये जो है ये देखिए स्काई ब्लू कलर की जो ये शीट दिखाई जा रही है, ये म्यूसिलेजिनस जिलैनेटस शीट है। ठीक है, इसी यही इनकी सराउंडिंग में रहती है, और ये किस में रहती है, ये फिलामेंटस बैक्टीरियाज में होती है जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, they often the bloom in pollutant water bodies. Pollutant water bodies, some of these organisms can fix autotrophic nitrogen in a special cell called heterocyst. और इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और वो स्पेशल एक सेल होता है जो इनमें करता है, वो क्या होता है, हेटेरोसिस्ट। तो ये देखिए जो ये फिलामेंट हमारा कॉलोनियल टाइप का जो फिलामेंटस था, जिसने बैक्टीरिया ने फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था, कॉलोनी में ये रहते हैं सारे, तो इनके पास किसी एक के पास हिस्टोसिस्ट फॉर्म हो जाती है, इनमें से कुछ के पास, जो कि एक स्पेशल सेल बन जाता है, और उसी के अंदर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसी की हेल्प से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा नॉस्टॉक, और ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, और नॉस्टॉक एंड एनाबिना, एनाबिना भी है जो फिलामेंटस रहता है, उसके पास भी जिलेटिनस शीथ होती है, और वो भी हेटेरोसिस्ट को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, फिर से कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज जो होते हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, सच एज जैसे एनर्जी फ्रॉम देयर एटीपी प्रोडक्शन, जैसे कि उन्हें एनर्जी को सिंथेसिस, वो सॉरी सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स एंड अमोनिया, इन सबको ये क्या करते हैं कि वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और यूज़ द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी, जो कि यूज़ हो जाती है किसके में, एनर्जी जब रिलीज होती है एटीपी प्रोडक्शन में, तो उसमें ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या प्ले रोल करते हैं, कौन प्ले करते हैं रोल,
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करते हैं। किसके अंदर प्ले करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी साइक्लिंग में। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं? जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन, सल्फर, इन सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सब की रिसाइक्लिंग में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की। तो जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट हैं इन नेचर, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक है मतलब ये दूसरों पे डिपेंड है और ये हर जगह पाए जाते हैं। दे मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, और ये क्या होते हैं? ये बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर डिकम्पोज करवाना हो तो इनको वहाँ पे छोड़ दो, ये डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है। फिर मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। और जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कि ये कर्ड जो हमारा होता है जो कि मिल्क से बनता है तो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी इनके थ्रू होता है। और इनके थ्रू हो जाता है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जो दालें होती हैं उनमें क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और रूट्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि बैक्टीरियाज कुछ इंपॉर्टेंट्स भी हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं जो क्या करते हैं? डैमेज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बर्बादी आ जाती है टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि किस चीज़ में आ जाती है? क्रॉप, जो कि हमारी फसलें होती हैं उनको भी ये बर्बाद कर देते हैं। फार्म एनिमल्स, जो कि हमारे फार्म में एनिमल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को या फिर उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एंड कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंसर, ये सब जो डिजीजेस होते हैं ये भी इनके थ्रू होते हैं, बैक्टीरियाज के थ्रू। आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया के थ्रू ही हो रहा है। टाइफाइड, टिटनस, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? यही डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज के थ्रू हो रहा है। अब क्या बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही सिंपल इनका रिप्रोडक्शन होता है। कोई, ठीक है। तो ये किसके थ्रू करते हैं? फिजन के थ्रू करते हैं। समटाइम्स अदर अनफेवरेबल कंडीशन। फिजन किस तरह से होता है? मतलब देखिए एक बैक्टीरिया था, उसने क्या किया कि थोड़ा सा मतलब ऐसे उसने स्ट्रक्चर बनाया और न्यूक्लियस दो तरफ डिवाइड उसका हो जाता है। न्यूक्लियस क्या मतलब? न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं है, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए होता है, वो सब डिवाइड हो जाता है, फिर ये डीअटैच हो जाएंगे तो ये पार्टीशन हो गया। सिंपल फ्यूजन इनका रिप्रोडक्शन होता है, इनको कुछ करना ही नहीं रहता है। फिर क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है, दे रिप्रोड्यूस स्पोर्स, तब ये प्रोड्यूस कर लेते हैं स्पोर्स को। फिर क्या कहते हैं? दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive types of DNA transfer from one bacteria to another bacteria। फिर ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर देखा गया है, पर वो किसकी तरह तरह होता है कि बस इन्होंने अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो कैसे होता है? तो वो आपको अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये सब चीज़ें जब पढ़ाई जाएंगी तो उसमें आपको जानने को मिलेगा। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एक तो रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू होता है और दूसरा जो होता है वो अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और वो भी किसके थ्रू होता है? तो वो क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है। बस इतनी 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं अभी के लिए। द माइक्रोप्लाज्माज आर ऑर्गेनाइज्ड द कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्माज होते हैं उसमें क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म है और इनके पास कम्प्लीटली सेल वॉल नहीं होती, मतलब इनके पास सेल वॉल की कमी होती है, लैक ऑफ सेल वॉल होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, और ये बहुत ही क्या होता है? ये बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जाने जाते हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन इट? जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओ माय गॉड। फिर क्या है? मैनी माइक्रो, ये आप एक चीज़ याद रखना, ये हो सकता है आपके नेट एग्जाम में आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो कौन से हैं? माइक्रोप्लाज्मास।
ओके। मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनेटिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मास होते हैं जो कि पैथोजन कॉज करते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ तक कि हमारा किंगडम मोनेरा जो था वो कंप्लीट होता है। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग हमने लाइन बाय लाइन करी है, एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए। हम यहाँ पर आपको नीट से रिलेटेड सारी कंटेंट को प्रोवाइड कराते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगी बायोलॉजी की, और वो भी एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करना। भले ही थोड़ा सा हम टाइम टेकन कर लेते हैं आप लोग का, लेकिन हम एक एक वर्ड को चाहते हैं कि आपके माइंड में एकदम फीड हो जाए, कि आपको दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो यहाँ पर ऑडियो बुक भी आपको एनसीईआरटी की मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए और आप जाके चेक करिए, वहाँ पर आपको क्लास 11 बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी की ऑडियो बुक भी बनी हुई मिल जाएगी, जिसको आप वन शॉट में सिर्फ प्ले करना है और आपको ब्लूटूथ लगा लिया या आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन हो रही है। सिर्फ आपको इमेजेस को फॉर्म करना है और मेरे वर्ड्स को आपको सुनते रहना है और आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर के। हम उस वीडियो में पढ़ाएंगे, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम लाइन बाय लाइन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।